बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चार्ज के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था। चार्ज का डिफिनीशन लिखा था, चार्ज के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। एक करेक्टरिस्टिक उसका ये है कि चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरेक्शन कभी रिपल्सिव होगा, कभी अट्रैक्टिव होगा। सिमिलर चार्जेस के दरमियान ये हमेशा रिपल्सिव होता है, अपोजिट चार्जेस के दरमियान हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इस इंटरेक्शन पे कई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए। एक उसमें था कूलम, उसने एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था who perform a number of experiments to measure the force between the two stationary point charges. Coulomb stated his experiments, experimental work, experimental observation in the form of a statement known as Coulomb law. उसका स्टेटमेंट किस तरह है? This law states that the force of attraction or repulsion between the 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। उसके लिए सपोज ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। कंसिडर 2 point चार्जेस Q1 and Q2 प्लेस इन एयर फ्रॉम ईच अदर। हाउ मच डिस्टेंस? दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ। मैथमेटिकली हम इस तरह कूलम लॉ को लिख सकते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस। सेकंड स्टेप जो हम लिखते हैं कि ये फोर्स डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पे, तो दिस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब ये सवाल पैदा होता है कि आर यानी डिस्टेंस पे हम स्क्वायर क्यों लगाते हैं? तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली ये डिस्टेंस डबल कर ले, चार्ज के दरमियान डिस्टेंस को डबल किया जाए, तो फिर एक्सपेरिमेंटली तजुर्बे से आप फोर्स को कैलकुलेट कर ले, वो 4 टाइम कम होगा। इसको आप 3 टाइम बढ़ा ले तो ये फोर्स 9 टाइम कम होगा। इस डिस्टेंस को 4 टाइम बढ़ा ले, एक्सपेरिमेंटली आप देखेंगे कि ये जो फोर्स है ये 16 टाइम कम होगा। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं इस तरह के फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वलिटी में चेंज होगा उधर एक कांस्टेंट लगेगा जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हमने रिप्रेजेंट किया है किस चीज़ से? K से। तो K को हम कूलम कांस्टेंट कहते हैं। K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नाउन इज कूलम कांस्टेंट। तो अब ये जो K है ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन किस चीज़ की वैल्यू? K की वैल्यू। K की वैल्यू डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड एंड द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। K की जो वैल्यू है एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगा और दूसरा जो है ये डिपेंड करते हैं मीडियम पे कि ये दो चार्जेस किस मीडियम में पड़े हैं। कूलम लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इफ Q1 is considered as a source charge which acts on the field charge Q2, then the unit vector r स्मॉल r उसके ऊपर एक केप का निशान इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। ये हम इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। इसके बाद और if Q2 is taken as a source charge, then the force on Q1 is a minus F, which is directed from Q2 to Q1. For like charges, the product of Q1 and Q2 is positive. The force is repulsive
and R is directed away from the source charge Q1. For unlike charges, the product of Q1 and Q2, मसलन Q1 अगर पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है, सो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और देन द फोर्स इज इन द अट्रैक्टिव फॉर्म. अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव आएगा, तो फिर जो फोर्स होगा वो हमारे पास अट्रैक्टिव फॉर्म में होगा. एंड इन दैट केस यूनिट वेक्टर आर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज Q1. फिर फोर्स का डायरेक्शन चार्ज के तरफ होगा, तो फिर यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी चार्ज की तरफ होना चाहिए. अगर ये दो चार्जेस फ्री स्पेस में पड़े हैं, इन द SI यूनिट द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, तो फिर हम K को न्यूटन मीटर में लिखते हैं. इन SI यूनिट्स द यूनिट ऑफ फोर्स, चार्ज एंड डिस्टेंस आर न्यूटन, कूलम एंड मीटर. Now if the point charges are placed in vacuum, then the K value can be written like this: K is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. ये epsilon naught क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा फिर डिफाइन करते हैं. इसके बाद in SI units Coulomb law is given like F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. ये यूनिट वेक्टर है, अगर आप इसको लगाते हैं तो फिर फोर्स के ऊपर भी वेक्टर निशान होना चाहिए. अगर यूनिट वेक्टर इधर नहीं लगता तो फिर इसके ऊपर ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है. ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन है, ये क्या चीज़ है, इसको डिफाइन करते हैं पहले. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैल्यू ऑफ, ये परमिटिविटी असल में मीडियम की वो सलाहियत है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्ट कर सके. द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रेजिस्ट द फील्ड इज कॉल्ड परमिटिविटी. अगर फ्री स्पेस है तो फिर इसको हम एप्सिलॉन नॉट से ज़ाहिर करते हैं. इधर एक नॉट लगाते हैं, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है परमिटिविटी का, इसको एप्सिलॉन कहते हैं. अगर फ्री स्पेस के लिए लिखना चाहें तो फिर इसको इधर एक नॉट लगाते हैं. और फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वेयर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स स्क्वेयर, यानी कूलम स्क्वेयर पर मीटर स्क्वेयर पर न्यूटन. अगर इस परमिटिविटी की वैल्यू को हम उस के की इक्वेशन में पुट कर ले जो इधर लिखा गया है कि K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो फिर K का वैल्यू आ जाएगा K इज इक्वल टू 8.998 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर. For the sake of convenience and accuracy, for the good accuracy, we often take the value of epsilon naught and K as this, like this. अगर आप उसमें राउंड ऑफ कर ले तो K आ जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर. अगर आप ये एक चार्जेस को किसी दो मीडियम में रखते हैं, मसलन फ्री स्पेस ना हो, दो चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हैं, तो उसके लिए फिर हम लिखते हैं कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडियम, मटेरियल फॉर्म में. अ डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. Thus there are no free electron to carry current. ये इंसुलेटर होना चाहिए. डाइलेक्ट्रिक जब भी आप लगाते हैं या किसी मीडियम में चार्ज रखते हैं तो वो मीडियम इंसुलेटर होना चाहिए, जिस तरह ग्लास है, प्लास्टिक है, मिका है, ऑयल है वगैरह. और ये एप्सिलॉन है, परमिटिविटी को ज़ाहिर करते हैं. इज़ द परमिटिविटी ऑफ अ मटीरियल मीडियम. देन द कूलम लॉ कैन बी रिटन लाइक दिस कि 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वेयर.
अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज़ है? अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी को फ्री स्पेस के परमिटिविटी पे डिवाइड करते हैं, उससे एक रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा। इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। The permittivity of a medium as compared to the permittivity of vacuum is called relative permittivity, denoted by epsilon r of the medium. It is given like this. इसके वैल्यू जो है, फिर अगर आप इस किसी मीडियम की परमिटिविटी को लिखना चाहें तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के आ जाएगा इस तरह के 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन, और कूलम ला फिर हो जाएगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको ये रिलेटिव परमिटिविटी बाहर लिखते हैं तो फिर कूलम ला इस तरह आ जाएगा। और ये जो है, अगर आपको याद है, इससे पहले लिखा गया है कि ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है व्हेन द चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, तो इसकी जगह मैंने ये लगाया है। अब अगर इसको इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस जब फ्री स्पेस में पड़े थे, ये वो फोर्स है जब दो चार्जेस किसी मीडियम में पड़े हैं, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी ये लिखा गया है। ठीक है, सिंस द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वेरियस डाइलेक्ट्रिक आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसके वैल्यू हमेशा यूनिटी से ज़्यादा होगा। Therefore, introducing dielectric medium between the 2 point charges reduce the electrostatic force. Hence, the electrostatic force in a medium depend upon the medium. तो अगर आप किसी चार्जेस को किसी और मीडियम में लिखना चाहें तो फिर वो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर वो मीडियम हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है तो, अगर वो मीडियम हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम है तो। अच्छा, अब आते हैं इसके डायमेंशन पे। डायमेंशन ऑफ के, कूलम लॉ को हमने लिखा है F = K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो आर स्क्वायर = F आर स्क्वायर, F = K Q1 Q2 और के आ जाएगा F R स्क्वायर Q1 डिवाइड बाई Q2। तो के का आपको पता है चार्ज को हम इस तरह लिख सकते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फोर्स का जो डायमेंशन है mL/T⁻², आर का डायमेंशन है L², करंट का डायमेंशन है एम्पेयर, टी का टाइम का डायमेंशन है T। तो K का डायमेंशन आ जाएगा mL³ T⁻4 और एम्पेयर⁻²। तो K का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। इसी तरह परमिटिविटी ऑफ मीडियम का जो यूनिट आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा, वो है मीटर इनवर्स L⁻³ टाइम के पावर 4 है और एम्पेयर पावर 2 है। इसका जो यूनिट आ जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। थैंक यू।